जय हिंद साथियों। आरपीएफ फील्ड सी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक राज। ये आशान्वित होते हुए कि आप अपने तैयारी में निरंतर लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। धीरे धीरे एग्ज़ाम का डेट भी आ रहा है और हम लोग भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में पूरा सब्जेक्ट करना कवर नहीं था, इसलिए आपके लिए एप्लीकेशन पे हमने जो है प्रतिदिन अपडेट कर रहे हैं हम लोग। एक दो क्लास जो भी संभव हो पा रहा है, एक दो से प्रैक्टिस सेट और ऐसा सेट बन रहा है कि वो सेट आपके परीक्षा के लिए लाभदायक हो, आपके परीक्षा के लिए श्योर कर सके आपको परीक्षा को क्लियर करने में। इसी क्रम में वेबसाइट भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वेबसाइट पे जो है आप अपने परीक्षा को दे सकते हैं और बहुत ही प्यारा इसका जो है इंटरफेस है, और आप एक बार जरूर प्रयास करें इसको। आइए एक बार देखते हैं एक पेपर को। आज हम लोग एक डेमो के तौर पर देख करके और आपको बताते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट ये काम करता है। बाकी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन, और वहाँ से आपको मोबाइल पर अपने टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे आपको देना हो तो वेबसाइट के तरीके से कैसे देंगे, आज इसी बारे में हम लोग बात करने। आज की वीडियो इसीलिए है, और एक प्रॉपर एक वीडियो को 100 प्रश्नों का जो सेट है उसको हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा होम पेज खुल चुका है, और इस पर हमने ब्राउजर में जो है अपना जो है ये वेबसाइट का जो एड्रेस है इसको हमने फिल कर दिया है, cubicsclasses.com। तो cubicsclasses.com को हम यहाँ से इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरीके से देखिए हमारा होम पेज खुल गया। साइड में आप देख रहे हैं कि लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, और लॉगिन बटन को हम यहाँ से क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन को क्लिक करने के बाद आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन कोड है हमारा है TOMLCK। ये हमारा कोड है, इसको इस पर आपको डालना होगा TOMLCK, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना भूल गए, अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है 499 इसका जो प्राइस है, कोर्स परचेज कर लिया तब आपको इस तरह का खुल जाएगा। नहीं तो अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो कोर्स परचेज करने के लिए आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कोर्स परचेज करके और फिर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। फ़ोन से आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, और क्यूबिक क्लासेस का एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस क्रम में। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर में डाल रहा हूँ 88। तो देखिए हमने ऑलरेडी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल चुका है, और मैंने इसको ख़रीदा हुआ है कोर्स को, और यहाँ प्रोसेस सिक्योरली इसको कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये प्रोसेस सिक्योरली कर दिया। अब एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। अच्छा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जिस मोबाइल नंबर से आपने कोर्स परचेज किया है वही मोबाइल नंबर इस पर आप डालिएगा और वहीं से आपका परचेज होगा। तो अभी देखिए हमारा OTP आ चुका है 8558। अब वेरीफाई OTP पे इसको करेंगे। वेरीफाई OTP हो गया यहाँ पे, और हमारा अब ये देखिए दो तरह के यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है हमारा ये 40 सेट जो प्रतिदिन 2 सेट यहाँ पे होता है, और उसका जो है ये देखिए दोनों का जो है इंटरफेस यहाँ पे खुला हुआ है। मैं 499 का जो है इसको जो है ये इसको मैं क्लिक करता हूँ इसको, देखिए, और इस तरीके से हमारा ये खुल चुका है। और इसको दोबारा इस कंटेंट में जाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी कंटेंट में जाएंगे। यहाँ से देखिए फ्री प्रैक्टिस सेट है, 3 सेट यहाँ फ्री प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे डेमो के लिए। बाकी आपको अगर कोर्स परचेज किए हैं तो फ्री डेमो सेट में फ्री पैड MCQ सेट में जाएंगे, और यहाँ प्रतिदिन 2 सेट अवेलेबल होते हैं। तो आइए एक प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं इसका किस तरीके से क्या है। तो सबसे लास्ट जो हमारा अटेम्प्ट है, अभी सेट 16 पड़ा है कल के डेट में 31 तारीख में। तो इसको हम री अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि इंटरफेस किस तरह से खुलता है, किस तरह से परीक्षा देंगे। ये कुछ देखिए इंस्ट्रक्शन है, शुरू में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन आएगा और इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट का बटन है, इसको नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। फिर यहाँ से इसको साइन अप करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रिक करेंगे, और ये कुछ कंडीशन है इसको अप्लाई कर देंगे। अगला आ गया हमारा अटेम्प्ट टेस्ट को हम लोग अब शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा खुल चुका है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको एक पूरा वो मिल जाए। इस तरह के प्रश्नों का आपको एक इस तरह से अनुमान भी मिल जाएगा कि किस तरह के पेपर में आपको किस तरह के सेट मिल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा अन्याय या दोष के विरुद्ध अभ्यावेदन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 110 होगा। 110 में बताया गया है। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको आप लोग। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ से हमारा टाइमिंग चल रहा है। ये टाइमिंग आपका जो है 90 मिनट का टाइमिंग यहाँ से चल रहा है। टाइमिंग को आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है ये नॉट आंसर का ये रेड से होगा, आंसर जो कर देंगे उसका हरे से होगा, और ये जो बैगनी कलर है ये जो है मार्क फॉर रिव्यू के लिए होगा। तो इस तरह से देखिए लास्ट में आप इसका
सॉल्यूशन भी नीचे देख सकते हैं जब ये परीक्षा दे लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया और इसमें कितना टाइम, 54 टाइम 55 टाइम लगा, थोड़ा बात करने में टाइम हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगला प्रश्न आ जाएगा। लघु दंड यानी कि माइनर पेनल्टी करने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा बल 1987 के किस नियम में विहित की गई है? छोटे दंडों के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है, तो छोटा दंड जो हमारा 158 हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के नियम 148.4 में परिभाषित क्षुद्र दंड में नहीं है? तो क्षुद्र दंड में देखिए ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी, फटिक ड्यूटी, अन्य ड्यूटी स्वरूप जो 14 दिन के अधिक से क्वार्टर गार्ड में सीमित रखना, फटकारना, परिनिंदा और 7 दिन के वेतन से कम के रकम का जुर्माना। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो परिनिंदा है, परिनिंदा ये क्षुद्र दंड में नहीं है, यह जो है क्या है, यह जो है माइनर पेनल्टी में है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगला प्रश्न चलते हैं। वार्षिक कार्य निष्पादन के बारे में रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में उल्लिखित किया गया है? तो वार्षिक कार्य निष्पादन यानी कि ये एनुअल अप्रेजल के बारे में बता रहा है, तो 107 में जो है यह चीजें हैं। अगर यहाँ से कोई प्रश्न मैं अपने मेमोरी बेस्ड ये पेपर कर रहा हूँ, अगर कोई गलत होता है तो वो आप लास्ट में रिजल्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें गलत हुआ है। अभी हमने देखिए यहाँ पे ये 10 सेकंड का जो टाइम इस प्रश्न पे अभी हमको बचा हुआ है। बल के सदस्यों के व्यवहार की संहिता रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 की इस नियम में उल्लेखित है, तो बल आचार संहिता जो है 46 में रखा गया है। अगले प्रश्न के ऊपर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, अगला देखते हैं। जमानती और गैर जमानती अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो जमानती और गैर जमानती अपराध को 2K में परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न है परिवाद के बारे में रेल सुरक्षा बल द्वितीय संशोधन अधिनियम 2003 के किसमें दिया गया है? तो यह दिया गया है 179, 180 के ए में दिया गया है, परिवाद करने के लिए कि जो है सहायक उप निरीक्षक रैंक के जो भी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे वह जो है जांच करेंगे, जांच करने के बाद परिवाद दाखिल करेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। असंज्ञेय अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित किया है? तो असंज्ञेय अपराध को जो है हम लोग CRPC के अंतर्गत किसमें देखते हैं? असंज्ञेय अपराध 2L में इसको देखते हैं, 2L में देखते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर से संज्ञेय 2C में है और असंज्ञेय जो 2L में है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो हम सभी जानते हैं 43 धारा 43 में दिया जाता है जो है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख CRPC के किस धारा में दिया गया है? तो यहाँ 60 हो गया, 58, 57, 52, 57 में 57 में जो है यह बताया गया है कि 24 घंटे से अधिक निरुद्ध उसको नहीं किया जाएगा। वारंट के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X में उस मामले के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि ऐसा अपराध है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक का हमको टाइमिंग भी साथ में देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और देखिए सारा ये हमारा जो है हरा होता जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम सभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, 9 मिनट का टाइम हो चुका है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण और जमानत के आधार के बारे में बताना है? तो ये हमारा है, ये है 50, सेक्शन 50 में CRPC में दिया गया है जमानत का और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में। रेल अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जानबूझकर किए गए कार्य का लोभ से रेल यात्रा में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के पहुंचाने का संबंध है? तो इसका जो है अगला इसका हो सकता है 155 तो होगा नहीं, 150 होगा नहीं, 153 इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सारे प्रश्नों का सोल्यूशन दिया हुआ है नीचे, जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे उसके बाद से सोल्यूशन भी आप वहां से देख सकते हैं और पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? बांग्लादेश, मलेशिया, फ्रांस, यूनान में हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। अभी ओलंपिक चल रहा है हमारा 2024 का। एक व्यक्ति के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल उप निरीक्षक को उसके विद्वेषपूर्ण कर्तव्यों में निर्वहन करने में बाधा डालता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेल अधिनियम की धारा उसके दंड का भागी होगा? 147 होगा नहीं, 144 होगा नहीं, 145 होगा नहीं, 146। यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। अगर तीनों ये ऑप्शन आपको जानकारी है तो एलिमिनेशन मेथड से आप अपने पेपर को हल सकते हैं। बाकी टाइमिंग की पकड़ बहुत जरूरी है। लोगों का एक दल जो रेलवे परिसर के बीच में रास्ता बनाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वे रेल लाइन पर जमा होकर रेल के आवागमन को बाधित कर रहे हैं, वे रेल अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दंड के भागी होंगे? 177 होगा नहीं आपका, 174 होगा, 144 होगा नहीं, 155 भी नहीं होगा, 174 है कि रेल के आवागमन में बाधा उत्पन्न करना रेलवे एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है रेल अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की से संबंधित है? 182 है नहीं, 120, 100A, B और G में होना चाहिए, तो यह है 180 के B में होगा है ये। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 है एक अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुनिश्चित करने के लिए मेरी सहेली योजना पूरे भारतीय रेल में लॉन्च कर दिया गया है।
और बी कह रहा है कथन कि इस योजना की शुरुआत दक्षिण पूर्वी मध्य रेल से की गई है। तो ये मेरी सहेली, ये तो सही लग रहा है, लेकिन इस योजना की शुरुआत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से की गई या सदर्न रेलवे से की गई, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण अपवाद को भारतीय दंड संहिता 1860 की किस अध्याय में उपबंध किया गया है? जनरल एक्सेप्शन को जो है यह आईपीसी की किस धारा में किया गया है? तो यह आईपीसी की धारा मेरे जानकारी के हिसाब से 4 होना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निजी प्रतिरक्षा में किए गए कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में उल्लेख किया गया है? 11 में है नहीं, 99 में है नहीं, और 96 में, 96 में, हाँ 96 में यह हो सकता है, 96 इसका सही आंसर हो सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? 140 में, 143 में, 146 में, 141 में। 141 में परिभाषित किया गया है और 143 में दंड का प्रोविजन दिया गया है विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली के संबंध में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? महात्मा गांधी, आगा खान, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, आगा खान। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर जो है ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए, क्योंकि 1916 का ये मामला है। चलिए इसको प्रश्न को छोड़ते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में जो है हमको कंफ्यूजन लग रहा है, और कंफ्यूजन वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं करना है। माइनस मार्किंग आपको बहुत नीचे तक ले जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राजमोहन दास और CR दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर लाला लाजपत राय होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडल में? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 10 मंडल इसमें है। अगले प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु नानक देव। अंतिम गुरु पूछ रहा है तो गुरु गोविंद सिंह होंगे, जो कि सबसे लेटेस्ट जो है सिखों के गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, करंट का गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक के राष्ट्रों में परेड के दौरान भारत के ध्वजावाहक कौन कौन लोग थे? तो देखिए इसमें नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम नहीं, साइना नेहवाल, PB सिंधु और शरथ कमल, ये जो है ओलंपिक ध्वज के जो है ध्वजावाहक के रूप में इन्होंने जो है अपना किया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये कथन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही, यानी कि तीनों कथन सही है। और इसमें प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एक उपरोक्त तीनों विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर चुका है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अभी कितना 14 मिनट 11 सेकंड हो चुके हैं। हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये संगीतकार, गीतकार, नृतक, खिलाड़ी। ये गीतकार थे, जो एक बंगाली गीतकार थे और जिनका एक बहुत अच्छा गीत जो है फेमस हुआ था, और उसके लिए जो है संगीत साहित्य के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, चौथी, पांचवी? पहली पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं। ये प्रश्न अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में यह अभिकथित किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय नहीं होते हैं? बहुत इजी है, 5, ये बिल्कुल इजी लेवल का है। 5 में जिसको बताया गया है, रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 2(2)(c) के अनुसार बल का अधिकारी वह है जो ASI के रैंक या उसके ऊंचे पर हो। तो ये कौन सा है? ये हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक। इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही आंसर है। जिस प्रश्न पे आपका 100% सही है उसको लगा सकते हैं बिल्कुल। जिस प्रश्न में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो 50-50 का आप मार्जिन लेकर और आपको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। रेल संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 4 के अनुसार इस अधिनियम के अंदर अपराध से संबंधित मनोनुकूलता ऐसी अवधि के कारावास के दंड से दंडनीय है जो 15 वर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है, 5 वर्ष या जुर्माना हो सकेगा। ये भी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, 1 सेकंड भी समय अपना नहीं गंवाना है। पूरे परीक्षा के दौरान पूरे दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343, 351 संविधान के किस अनुच्छेद में बहुत बार, हजारों बार इसको पढ़ा गया है? भाग 17 में जो है ये बताया गया है राजभाषा नीति के बारे में। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने हेतु एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? ये भी प्रश्न बहुत है। 344 में जो है राजभाषा आयोग
को नियुक्त करने का प्रावधान है। इसका जो है इसके सोल्यूशन में डिटेल आपको दिया होगा, लास्ट में हम लोग देखेंगे उसको भी। आगे देखते हैं, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है 14/9/1949। 14/9/1949 को जो है यह पारित हुआ था और 50 में यह जो है पास हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो बिहार आता है, झारखंड भी आता है, राजस्थान भी आता है, दमन एंड दीव नहीं आता है। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, पूरा हमको जो है इसमें क्लियर है कि बिहार, झारखंड, राजस्थान क में आते हैं, तो दमन द्वीप जो है क क्षेत्र में नहीं आता है। ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? पंजाबी, नेपाली, कोंकणी तीनों है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो चंडीगढ़ ख क्षेत्र में आता है। इस प्रश्न का सही आंसर ख हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संघ की लिपि कौन सी है? राजभाषा का जो पोर्शन है वहां से आप 10 नंबर बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हैं। तो देवनागरी लिपि है। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं, राजभाषा से बहुत ज्यादा वो नहीं आता है। मूल प्रति की प्रतिलिपि यदि किसी भाग में विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मूल पत्र की प्रतिलिपि यदि किसी विभाग, मूल प्रति की प्रतिलिपि, तो उसको हम लोग पृष्ठांकन बोल सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम बल में निम्नलिखित सदस्यों के समान शक्तियों और कार्यों से जरूर है? तो यह है हमारा नियम 41 में जो है बल सदस्यों की साधारण शक्तियां और कृत्यों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, पोस्ट शब्द को रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के निम्नलिखित में से किस नियम में परिभाषित किया गया है? प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ना है। प्रश्न अगर अब आप आ भी रहा है तो एक नज़र में डिसीजन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। इसका हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, बहुत पर्याप्त टाइम आपके पास होता है। तो पोस्ट को 2M में किया गया है, M में चौकी है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेल सुरक्षा बल नियम 1987 की धारा 2F में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अर्थ है बल के किसी सदस्य की अध्यक्षता का में जो कि न्यायालय जो कि किस रैंक के नीचे का ना हो। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि निरीक्षक के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए जो इसका जो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी है। होम रेलवे में रेलवे रसीद की कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? 3 प्रति, 4 प्रति, 4 प्रति में होम रेलवे, और अगर फॉरेन है तो उसमें 5 प्रति। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के निम्नलिखित में से कौन सा नियम विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने से संबंधित है? विधि विरुद्ध जमाव नियम 241, आरपीएफ रूल 241 में दिया गया। विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने से संबंधित है 241 में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, गैस पदार्थों में लगी आग को किस श्रेणी की आग कहेंगे? तो गैस पदार्थों में लगी आग को हम तरल बी क्लास की आग कहेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया रेलवे सुरक्षा नियम 1987 के किस नियम 160 में बताया गया है? और उपरोक्त दंड मिलने पर बल सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि का दंड का प्रावधान 165 में है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ये सही है लेकिन बी गलत है। इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त में ए सही है किंतु बी गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 171 में सुरक्षा न्यायालय को बुलाने संबंधी प्रावधान है। यदि नामांकित बल सदस्य का के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उसका विचारण सुरक्षा न्यायालय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उस दशा में आरोप की गंभीरता के मद्देनजर बल सदस्य को केवल बंद गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। तो एक तो सही लग रहा है इसमें, 171 में सुरक्षा न्यायालय को बुलाना, कौन बुलाएगा? वरिष्ठ अधिकारी बुलाएंगे। इस प्रश्न को हम एलिमिनेट करेंगे, इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में के अंतर्गत मासिक अपराध समीक्षा के बारे में बताया गया है? 232 बिल्कुल क्लियर है, तो 232 को हम यहां से अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। आधा प्रश्न हम लोग अपराध के रजिस्ट्रेशन के बारे में रेल सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में उल्लेख किया गया है? अपराध के रजिस्ट्रेशन के बारे में 222 में, 222 में इसको जो है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बल के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकारों को रेल संरक्षण बल अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? बल के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकारों को रेल सुरक्षा बल नियम के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार ये जो है 6 में बताए गए हैं। जो है ये रेल सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 4 में बताएंगे। सॉरी ये गलत हो रहा है, देखिए 4 में जो है वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नियम और थोड़ा सा अधिनियम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। और अधिकारी अंडर ऑफिसर रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसको 2F के ए में किया गया है, और अधिकारी, और बी में जो है वरिष्ठ अधिकारी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेल सुरक्षा अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा बल के सदस्यों के कार्यों से संरक्षण से संबंधित है? तो यह है धारा 20।
यह वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मिक्स क्वेश्चन हमने बनाने का कोशिश किया है। रेल सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 13 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसमें से है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति, गिरफ्तारी के बाद अपनाए जाने वाली प्रक्रिया नहीं होगा, वारंट के बिना खोज करने की शक्ति। 13 में क्या है? वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति, जो कि हेड कांस्टेबल से ऊपर का कोई व्यक्ति करेगा। निम्नलिखित में से रेल सुरक्षा बल की कौन सी धारा बल में सम्मिलित सदस्यों को नियुक्ति से संबंधित है? बल सदस्यों को नियुक्ति किस में होती है? तो धारा 7 में जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र का दिया जाना। रेलवे सुरक्षा बल नियम। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेल सुरक्षा बल अधिनियम की किस धारा में अभिकथित है कि बल के अधिकारी और सदस्य रेल सेवक माना जाएगा? तो ये हमारा धारा 10 हो गया। धारा 10 में जो है बल के अधिकारी उनको जो है माना गया है। बहुत ही आपका मिडिल लेवल का ये है। निलंबन को रेलवे सुरक्षा बल नियम 133 में बताया गया है, बिल्कुल सही कथन है। और निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्यों का उल्लेख किस में दिया गया है? तो धारा 16। धारा 16 में जो है बताया गया है कर्तव्यों, निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्यों का उल्लेख अधिनियम में बताया गया। ठीक है, दोनों सही है, मेरे ख्याल से दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बल के सदस्यों के कर्तव्यों का उल्लेख रेल सुरक्षा बल अधिनियम की निम्नलिखित में से धारा 11 में किया गया है। कर्तव्यों का 4 प्रकार के कर्तव्य है। उपरोक्त धारा में बल सदस्यों के 4 प्रकार कर्तव्यों के बारे में बताया गया। यहाँ तक सही है, लेकिन हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार अब कर्तव्यों की संख्या 6 हो गई है। ये गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है। यहाँ चलते ऑप्शन के ऊपर अपने। ए सही है किंतु बी गलत है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन यही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यात्री क्षेत्र यानी पैसेंजर एरिया शब्द को रेल सुरक्षा बल अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यात्री क्षेत्र सी में जो है आपका बल सदस्य हो गया, सी के ए में यात्री और सी के बी में यात्री परिसर। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर जाने। बल अभिरक्षा यानी कि फोर्स कस्टडी शब्द को रेल सुरक्षा बल अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 2B के बी में जो है बल अभिरक्षा। आप टाइम भी देख सकते हैं, यहाँ 23:06 जो है 23 मिनट और 10 सेकेंड हम लोग पेपर हम दे चुके हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा अब देखिए आ गया हमारा जो है क्या बोलते हैं कि ये रीजनिंग का पार्ट आ गया। रीजनिंग के पार्ट को बिना कॉपी पेन के कर पाना संभव नहीं है। मैं आपको प्रश्नों का सैंपल बता देता हूं, क्योंकि इसको करने में टाइम लगेगा। मैं इसको मिक्स करता हूं, जो हमको आएगा एक नज़र में उसको हम जरूर करेंगे। 4 और 5 बजे के बीच किस घड़ी सुई? एक घड़ी वाला एक हो गया। अनिल पार्टी में ये देखिए यहाँ पे यह एक जो ब्लड रिलेशन वाला हो गया। तो लड़की की तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ के पोते की पत्नी, और अनिल का उस लड़की से संबंध। माँ के पत्नी, इस तरह के देखिए प्रश्न ज़्यादा टाइम लेते हैं थोड़ा सा। माँ के पोते की पत्नी, हाँ ठीक, ये फादर इन लॉ होगा। इस प्रश्न का सही आंसर फादर इन लॉ होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है रोग पैथोलॉजी। इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। रोग का संबंध जिस तरह से पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी के अंतर्गत जो है रोग का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह ग्रहों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रहों का अध्ययन ज्योतिष के द्वारा किया नहीं जाता है, जियोलॉजी के द्वारा किए नहीं जाते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत जो है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन खगोल विज्ञान हो गया। अगला प्रश्न देखिए अब आ गया ये आपका, ये उस विकल्प का चयन के जो निम्नलिखित के बीच के सही संबंध को प्रदर्शित कर रहा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लीजिए। हाथी, हिरन और शाकाहारी, ये तीनों अलग अलग चीजें। हाथी एक जीव हो गया, हिरन भी एक जीव है जो दोनों जंगली है, जो दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और शाकाहारी अलग चीज हो गया, उसके अंदर ये होता है। हाथी और हिरन दोनों शाकाहारी है। तो ये देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन हो सकता है? आई थिंक ए इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस प्रश्न पे हमने 50% का अंदेशा है, लेकिन फिर भी हमने किया। ये देखिए वर्गों के उस समुच्चयों का चयन कीजिए जिनके बीच संबंध निम्नलिखित बेन आरोप को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। किशन सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो पेड कोर्स आपका था उस पर इसको पढ़ाए हैं, और बहुत जल्द ही किशन सर के साथ अभी परीक्षा का जैसे अनाउंसमेंट हो जाए, किशन सर और जो है हमारे जो लॉ वाले सर हैं वे आपको इस चीज़ों पर एक बार पुनः रिवीजन कराएंगे सारे प्रश्नों के साथ। तो देखिए यह इसमें दिया है कि चयन करना है इसमें कोई भाई पिता पुरुष, भाई पिता भाई और पुरुष, ये गलत हो गया। देखिए इसमें नहीं हो सकता है। माँ चाची डॉक्टर, ये तीनों अलग अलग, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। साक्षर इंजीनियर और किसान, ये भी नहीं हो सकता है। दादा पिता और पुरुष, आई थिंक ये सही होना चाहिए, दादा पिता और पुरुष। चलिए इसको मैं इस पर थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसको आपको देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। और ये जो हमारा पेड कोर्स था उसमें बहुत अच्छे तरीके से किशन सर के द्वारा बताया गया है। मैंने इस प्रश्न का हल निकाल लिया है, और ये प्रश्न हमारा होगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12
आई थिंक 24 होना चाहिए इसमें, 24 इसका सही आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन करें। देखिए, अगर आपकी 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 20 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, अगर जरा भी शंका है तो आप छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि यह एक डेमो वीडियो है, और अगर हमें जरा भी अगर 1% का भी शक होता तो मैं एग्जाम में इसको छोड़ देता। तो ये देखिए, ये एक दो इसमें से अलग है, इसको चयन करना है। चश्मा, चश्मे, चश्मा, बायफोकल्स और ऑप्टिकल रीडर। ये देखिए, चश्मा और बायफोकल्स, ये तीनों एक ही चीज़ है। तीनों जो है दृष्टि से संबंधित चीज़ें हैं, और तीनों जो है एक चश्मा टाइप का है। बायफोकल्स भी एक चश्मा ही होता है जिसको लगाकर जो है तीरंदाजी वगैरह किया जाता है। और ऑप्टिकल रीडर ये अलग चीज़ हो गया, यह एक कंप्यूटर से संबंधित चीज़ है ऑप्टिकल रीडर। तो इसको मैं सही करता हूँ, ये जो है गलत, मतलब ये अलग है इससे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यदि बीते कल शुक्रवार था तो आने वाले अगले 2 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अगर बीता हुआ कल यानी परसों शुक्रवार था, यानी बीता हुआ कल परसों शुक्रवार था, तो आगे शुक्रवार से जो है पूछ रहा है कि आने वाले जो है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो ये मेरे ख्याल से सैटरडे, संडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे होना चाहिए। चलिए, इस पे भी मैं रिस्क ले रहा हूं। अगले प्रश्न को चलते हैं, बहुत कंफर्म नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा आ गया, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में घोर अपराध को किसमें परिभाषित किया गया है? तो घोर अपराध को परिभाषित किया गया है 245 में है नहीं, 233 में आपका क्षुद्र दंड हो गया, 23 में आपका 254 में। ये जो है आपका बड़े दंड, बड़ा जो है ये घोर अपराध के बारे में बताया गया है। 3 तरह के दंड हैं, क्षुद्र दंड हो गए, छोटे दंड हो गए, बड़े दंड हो गए, घोर दंड हो गए, घोर अपराध हो गए। अगला प्रश्न है, रेलवे एक्ट की किन धाराओं में आरपीएफ को बिना वारंट और लिखित रिपोर्ट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार है? तो ये है हमारा 32 में। ये प्रश्न आपको याद कर होना चाहिए। 32 दो धाराओं में बिना वारंट के जो है और लिखित रिपोर्ट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार जो है रेलवे सुरक्षा बल को है। 71 क्वेश्चन अब तक हम लोग कर चुके हैं। 28 मिनट अभी टाइम जो है लेफ्ट है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धारा में जमानत संबंधी प्रावधान को दिया गया है? अभी आपके पास 1 घंटा 7 मिनट का टाइम बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस धारा में जमानत संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो 436 में भी आपको जमानत के बारे में दिया गया है, और 180 के 3 में भी, रेलवे एक्ट के 180 के 3 में भी दिया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ये दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। डीआरएस कार्ड किस विभाग से संबंधित है? मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है या पर्सनल है? मैकेनिकल, डीआरएस कार्ड इलेक्ट्रिकल होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, इलेक्ट्रिकल पे लगाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेल में कार्मिक विभाग का क्या कार्य है? तो पास नियमों का बनाना, सरकारी कार्यों में राजभाषा का प्रयोग, छुट्टी के नियमों को बनाना, उपरोक्त सभी होगा। कार्मिक विभाग का यही कार्य है, नियमों को बनाना। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। परिचालन विभाग का संगठन कितने स्तर पर विभाजित होता है? 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 या 5 स्तर पर? तो परिचालन विभाग का जो संगठन है यह 2 स्तर पर होता है, जो कि क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर होता है। तो इस प्रश्न को 2 पे लगाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मालगाड़ियों के स्टॉक के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? क्या सेक्शन कंट्रोलर करता है, इंजन कंट्रोलर करता है, चीफ कंट्रोलर करता है या स्टॉक कंट्रोलर? तो स्टॉक कंट्रोलर के द्वारा मालगाड़ियों के संचालन का जो है पर्यवेक्षण स्टॉक कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 141 में द्वितीय अपराध के लिए कारावास की अवधि कम से कम होनी चाहिए। रेलवे एक्ट की धारा 141 में जो है चैनपुलिंग में जो है मेरे ख्याल से 3 महीने होनी चाहिए। चलिए, इसको 3 महीने लगाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? 1858 गलत हो गया, 1895 भी गलत हो गया, 1953 भी गलत हो गया, 1853 सही इसका होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1960 गलत है, 1955 भी गलत है, 1951 भी गलत, हाँ 151 सही होगा। 1951 में जो भारत उसका स्पष्टीकरण किया गया, रजिस्ट्रीकरण किया गया। 50 में हालांकि इसका जो है इसका प्रपोजल बना था, लेकिन 151 में राष्ट्रीयकरण किया गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कवच प्रणाली के बारे में हम देखते हैं। ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। ट्रेनों की गति नियंत्रण के बारे में, टक्कर रोधी परीक्षण, जैसे कवच से ही मालूम हो रहा है कि टक्कर से संबंधित, कवच माने उसको रोकना, तो ये टक्कर रोधी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साइबर क्राइम से भी प्रश्न आते जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर सेक्शन से हमने प्रश्न उठाया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ेंगे, अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग तकनीक है जिससे साइबर अपराधी अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने या धोखा देने के लिए काल्पनिक वेब पेज या डोमेन बनाते हैं?
इस प्रश्न को भी छोड़ेंगे, हमारे पास 20 प्रश्न छोड़ने के लिए है। अभी देखिए हमने 73 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है और मात्र अभी हमको 8 क्वेश्चन और करने हैं। किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, भ्रष्ट करने या धमकी देने के कृत्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा साइबर अटैक कहा जाएगा, साइबर अटैक। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाउ आरएसएमएस में कितने मॉड्यूल उपलब्ध हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएसएमएस से देखिए यहाँ प्रश्न उठाए गए हैं, तो 8 मॉड्यूल, आरएसएमएस में 8 मॉड्यूल उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरएसएमएस को बनाने वाली क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? क्रिस जो है, क्रिस के द्वारा आपका एचआरएमएस और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्रिस के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं। तो आप इसको हो सकता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में होगा नहीं, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही सही होगा। क्रिस का सही आंसर ये होगा, इसका फुल फॉर्म यही होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरएसएमएस में यूजर प्रोफाइल किस पर आधारित होता है? आधार कार्ड पर, पैन कार्ड, कर्मचारी आईडी? तो ये होता है आधार कार्ड पर आधारित होता है। आरएसएमएस में जो लोग कार्य किए होंगे उनको मालूम है, उनके आधार कार्ड पर उनका पर्सनल यूजर आईडी बनाया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय नागरिक, देखिए यहाँ पे आ गया नई क्वेश्चन, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि नए से पूछा जाएगा कि नहीं, तो नए से पूछा जाएगा और पूरे सेट में हमने जो नया हमारा आपराधिक कानून है, तीनों से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस से प्रश्न हमने इसमें से 4 से 5 प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस के लिए हर सेट में हमने डाला हुआ है। तो नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 के तहत प्रारंभिक अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत कितनी अवधि के लिए अधिकृत की जा सकती है? तो ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ है और इसके बारे में बताया गया है नई संहिता में कि 60 दिनों तक के जो है, 60 दिनों तक जो है यह अधिकतम जो है न्यायिक हिरासत के दौरान इसकी अवधि 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में बताया गया है। यह नया अपडेशन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 न्यायिक हिरासत अधिकतम की अवधि क्या होगी? न्यायिक हिरासत जो है 90 दिन तक जो है बढ़ा दिया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देखिएगा, दोनों प्रश्न ये आ सकते हैं। न्यायिक हिरासत की प्रारंभिक अवधि के दौरान पुलिस अधिकारी का प्राधिकरण जमानत की संभावना के किस प्रकार प्रभावित करता है? मैंने 79 क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, इस प्रश्न पे मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा, इसलिए इसको छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? ये देखिए ये प्रश्न हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक नहीं है? नगर निगम का आयुक्त लोक सेवक है, संसद सदस्य ये भी लोक सेवक है, विधायक भी है, और विद्यालय का जो विश्वविद्यालय का जो परीक्षक है, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर है, वो जो है लोक सेवक में नहीं हो सकता है। लोक सेवक को जो है बहुत आराम से आप लोग देखिएगा, इसमें कई सारी चीजें यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट, पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, और राजकीय राजकीय विद्यालय का प्राचार्य। तो इस प्रश्न का मेरे ख्याल से जो पदस्थापन पे, जो डेपुटेशन पे जो नियुक्त कर्मचारी है वो नहीं आना चाहिए, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ये हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? स्वेच्छा 36, हाँ 39 होगा, स्वेच्छा को जो है 39 में किया गया है। और इस तरह से देखिए हमने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको 80 पे रोक देना है। चूंकि यह एक डेमो वीडियो है, इसलिए हम मैक्सिमम प्रश्नों को यहाँ से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का 93 है कि भारतीय न्याय संहिता में की धारा 235 में स्त्री शब्द का द्योतक है। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की स्त्री, 21 से ऊपर, 28 से ऊपर, 15 से ऊपर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जन्मजात कोई भी बालिका जो है, यह जो है क्या है, जो है स्त्री की का द्योतक होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 170 धाराएं हैं, पहले 167 हुआ करता था, अभी 170 धाराएं हैं। इसमें से जो है अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी नई धारा को जोड़ी गई है? यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें जो है इसमें एक नई धारा को जोड़ा गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज के रूप में किसे शामिल किया गया है? बहुत ये प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे परीक्षा में, बहुत डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और हम इसकी प्रैक्टिस हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। और मेरा यह है कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का टेंशन आप छोड़ दीजिए, अगर आप पूरा कोर्स अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको जरूर इसका आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के प्रश्नों को आएंगे। तो ये देखिए, यह जो है नए दस्तावेज के रूप में जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऐड किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो वह है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। इन्होंने 35 पेन जो है से लिखा था, और इन्होंने हस्तलिखित सबसे जो पहला संविधान हमारा था उसको इन्होंने पेन के द्वारा लिखा था, अपने हस्तलिखित लिखा था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से देश में भारत का संघीय प्रणाली कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। यह प्रश्न आपको, इस तरह के प्रश्न पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? रोजगार आता है, बिल्कुल आता है। श्रम संघ और औद्योगिक श्रम, ये भी आता है बिल्कुल। भूमि और भवन, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो इस प्रश्न को मैं ट्रिक करूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूल प्रति जो है इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई थी, तो मैं इसको इस पे क्लिक करता हूं और इस तरीके से हमने 100 प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया है। अब देखिए अब क्या करना है, एक बार हम रीचेक करते हैं। देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन जो है नॉट आंसर्ड हैं और 90 क्वेश्चन का हमने उत्तर दिया। 100 क्वेश्चन यहां से हमने पूरा कर लिया। आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन ही करने हैं, 80 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन यह एक डेमो वीडियो था तो इसलिए मैंने इसको किया। अब चलिए ये देखिए ये सारे हमारे होंगे, जो नहीं किए हैं, जिसको नहीं किए हैं उसको ये रेड हो गया है। अगर आपको याद आता है, परीक्षा देने के बाद टाइम बचता है, याद आता है कि इस प्रश्न का सही होगा, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहां से वो आ जाएगा। आपका इसी पैटर्न पे परीक्षा होगा, जैसे आपको क्लिक करेंगे वैसे आपको यहां से आकर इसको प्रश्न को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारा सारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और इसको अब हम सेट को सबमिट करेंगे। देखिए ये सबमिट टेस्ट का यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये देखिए सबमिट टेस्ट, थोड़ा सा इसका स्क्रीन छोटा हो रहा है मेरे ख्याल से, देखिएगा सबमिट टेस्ट का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है। सबमिट टेस्ट को अब इसको हम सबमिट करेंगे और ये देखिए हमारा ये सबमिट हो गया। यहाँ पे सबमिट टेस्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये सबमिट हो गया हमारा, ये पेपर हमारी सबमिट हो गई। स्कोर हमारा देखिए अभी आ गया, यहाँ बता दिया 84.68, ये हमारा स्कोर आ गया। यानी आउट ऑफ 100 में से 100 स्कोर में से हमारा जो है ये आ गया। टोटल क्वेश्चन 100 थे, इसमें से करेक्ट आंसर हमने 86 का दिया, 4 का इनकरेक्ट हुआ, 4 का जो है इनकरेक्ट हुआ, जिसके लिए जो है और अनअटेम्प्ट हमने 4 क्वेश्चन के, इसलिए कट के हमको 86 नंबर, 100 का 90 क्वेश्चन हमने किए और 86 करेक्ट रहा और हमारा ये एक्यूरेसी 95.56% है। अब इसका हम सॉल्यूशन पे आते हैं, इसलिए हमने देख लिया हमने 88% जो है 84% नंबर जो यहाँ से स्कोर कर लिया। और अगले हम इसको अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, किस तरह सॉल्यूशन हम इसका देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन खुल गया परीक्षा देने के बाद। अब देखिए पहले प्रश्न का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देखिए आ गया, अन्याय के विरुद्ध अभ्यावेदन, इसके बारे में देखिए ये इसका पूरा आ गया कि 110 में क्या क्या चीज़ें दिया गया, या सारी चीज़ें। अगर 110 के बाद की भी चीज़ें आती हैं तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 110 आपके लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब चलिए फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 1-2-4 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए ये लघु डंडों के बारे में दिया गया है, तो छोटे डंडों के बारे में यहाँ सारी चीज़ें हैं। 148 का पूरा जो है यहाँ पोर्शन दिया गया कि 158 में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए इसमें जो है ये सारी चीज़ें दी गई। 7 दिन ये जो है डंडों के विवरण के बारे में 148 का पोर्शन इसमें दिया गया है कि कितने प्रकार के डंडे हैं, तो सारे इसको जो है सॉल्यूशन में सारी चीज़ें दी गई है। और हमने प्रयास किया है कि सारी चीज़ देखिए काम का वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न था हमारा, क्या कि वार्षिक निष्पादन जो है कार्य का जो है इसमें 107 में, तो 107 का पूरा इसमें से ये दिया हुआ। इस तरीके से पूरे प्रश्न में सारी चीज़ों को दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप एक एक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ यथासंभव चीज़ों को जो है 180 का ये पोर्शन है, इसमें इसको पूरा 180 का पोर्शन इसमें डाला गया है। तो इस तरीके से काफ़ी मेहनत करके और आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरह की चीज़ों को बनाया गया है। तो आपसे मैं पुनः कहूँगा कि आप क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में दीजिए। अगर कंप्यूटर पर देना है तो कंप्यूटर पर दीजिए, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो नंबर जो है जो आपको क्यूबिक्स क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है 8808161606, उस पर कन्फर्म करके और वहाँ से आप अपना जो है ले सकते हैं। बहुत एक माइनर चीज़ उस पर रखी गई है, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कीजिए। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो 8808161606 नंबर पे जो है कॉल करिए। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देना चाहूँगा 8808161606, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप कि कोई समस्या होती है तो उसको आप कर सकते हैं। अब इसको आप कंप्यूटर लैपटॉप पे भी हल करिए या अपने मोबाइल पे चलते चलते करिए। आप पूरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, और प्रतिदिन 2 सेट हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही सुफिशियंट है। तो आज के वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिंक में हमने जो है क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन का जो है लिंक दे रखा है, और वेबसाइट का भी लिंक उसमें दे रहे हैं। आपको जहां से सूटेबल हो उस चीज़ को खोल के आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।